तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं तो हमेशा से अच्छा रहता ही हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीए फाइनल एएफएम की चैप्टर्स की थ्योरी, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की थ्योरी। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं। पहला जो मेजर पार्ट है लगभग 90% वो थ्योरेटिकल पार्ट है और एक टॉपिक है एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, उसमें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शंस हैं। तो दोनों ही हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले बाकी 3 चैप्टर्स की थ्योरी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं, प्लस ऊपर आई बटन आप चेक करेंगे, वहां पर भी मैंने उसको पिन कर दिया है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल एसी और सी आप ज्वाइन कर लें, वहां पर प्लेलिस्ट मैंने स्पेसिफिकली बना रखी है सीए फाइनल एएफएम थ्योरी के नाम से, आप उसमें भी उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एसी और सीए के नाम से टेलीग्राम चैनल है। वहां पर आपको इन सभी वीडियोस के लिंक प्लस जो पीडीएफ में आज की वीडियो में यूज करने वाला हूं और जो हैंड रिटन नोट्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जो हैंड रिटन नोट्स, ये दोनों ही आपको मेरे टेलीग्राम चैनल एसी और सीए में मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी की थ्योरी। मैं आपको बता दूं, शुरू करने से पहले ही ये इस चैप्टर में से पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कंपल्सरी क्वेश्चन आ रहा है 4 मार्क्स का थ्योरी का। तो ये चैप्टर आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको उसके लिए क्या है, मेरे साथ बने रहना होगा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। क्या होती है स्ट्रेटेजी, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो स्ट्रेटेजी को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या होती है। चलते हैं स्ट्रेटेजी टॉपिक की तरफ। ठीक है, स्ट्रेटेजी टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और वो हमारा आ गया है स्ट्रेटेजी 1.7। तो वो आप ये समझो स्ट्रेटेजी क्या है, पहले मुझे बताएं, आप प्लीज मुझे बताएं व्हाट इज स्ट्रेटेजी। देखो, सिंपल सी बात ये है कि एक बिजनेस होता है, ठीक है, एक बिजनेस है, बिजनेस का मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या काम करता है? उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज बनाता है, कुछ गोल्स बनाता है। ठीक है, ये हमने लेमन लैंग्वेज में बता दिया, लेमन लैंग्वेज में बता दिया। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसका मेन काम क्या होता है? उसका मेन काम होता है कि जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए, किस तरीके से प्रॉफिट्स कंपनी के बढ़ाए जाएं। तो ये मेन उसका क्या होता है, गोल होता है। और वही क्या होती है, उसकी स्ट्रेटेजी होती है। क्या होती है? स्ट्रेटेजी। तो हम वही बात हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका गोल क्या है, वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं देयर वेल्थ बाय सेलेक्टिंग इन्वेस्टमेंट दैट विल गिव मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एट मिनिमम रिस्क। मतलब जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उनका गोल क्या है? उनका गोल ये है कि जो उनका पैसा है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, और वो भी मिनिमम रिस्क के साथ। तो ये हम किस में पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अब इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है मैनेजमेंट की। क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी? क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी है मैनेजमेंट की कि जो उनका पैसा है वो जल्दी से जल्दी ग्रो करे, उनकी जो वेल्थ है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब उस केस में होता क्या है, हमारे पास जो पूंजी होती है, बिजनेस के पास जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है। अब हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे कि जहां पर हमें रिस्क कम मिले लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। सपोज करो मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, आई हैव 1 करोड़ रुपीज। मैं चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी डबल हो जाए। मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं शेयर खरीद लूं रिलायंस के, या मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं डेट में इन्वेस्ट कर दूं, या मैं डिवेंचर खरीद लूं, या मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, जो हमारी स्मॉल कंपनीज होती हैं वहां इन्वेस्ट कर दूं, या मैं आईपीओ खरीद लूं किसी कंपनी का, या मैं एंजल इन्वेस्टर बन जाऊं और कहीं स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दूं। तो इन सबसे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगी। तो हम क्या काम करेंगे, हम अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे कि हमारा रिस्क भी कम रहे और रिटर्न को हम मैक्सिमाइज कर सके। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब वो बता रहा है कि कैपिटल इज लिमिटिंग फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एलोकेट करेंगे इस मैनर में कि वो सस्टेन रहे और इन्वेस्टर के रिटर्न को इंक्रीज करे। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जितने भी बिजनेस है उनको 3 फंडामेंटल एसेंशियल जरूरी है। क्या? सबसे पहले कि जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो रियलिस्टिक हो, ठीक है, रियलिस्टिक हो और क्लियर हो। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे एक्स अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है, मान लेते हैं एक्स अमाउंट मेरे को इन्वेस्ट करनी है रिलायंस के शेयर्स में, यानी कि किसी भी शेयर्स में,
और एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी है मेरे को आईपीओज में, और एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी है जो हम स्टार्टअप जो कंपनीज है वहां पर। तो वो उनका रियल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी उनके रियल और क्लियर होने चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी, जो कंट्रोल्स हैं सिस्टम में, वो देख सके कि भाई उनकी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको वो कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है। उसके बाद जो उनका राइट मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेस मेक इट हैपन, मतलब क्या है कि जो जिस भी मैनेजमेंट को वो अपॉइंट कर रहे हैं कि वो हमारा जो गोल है उसको अचीव कर सके, वो एकदम राइट होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए कि वो भाई जो हमारा गोल है उसे अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक है। हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें जो हम पैसा लगाएंगे और जो हम मैनेजमेंट अपॉइंट करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारे बिजनेस के फंडामेंटल्स बन जाते हैं। ठीक है। देखो ये ना प्योर थ्योरेटिकल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके थोड़ा समझाया जा सके। ठीक है। वैसे तो ये पूरा चैप्टर रट्टाफिकेशन वाला है टू बी फ्रैंक, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा बहुत लिंक करके समझा दूं ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ बात रहे। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन टूडेज सिनेरियो। मतलब क्या है कि भाई आज के सिनेरियो में स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो देखो, इंटेंट टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए सिस्टमाइज्ड मैनर। अगर हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेंगे तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिस्टमाइज मैनर में चल पाएगी, अदरवाइज तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। अगर सिस्टमेटिक मैनर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगी तो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो उसे अचीव नहीं कर सकती। समझ आ गई बात? जी सर समझ आ गई। तो उससे क्या होगा, हम लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर पाए। जो हमने सोचा है कि भाई हम 4 साल बाद 5,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे 100 करोड़ से, तो हमारा लॉन्ग टर्म 4 साल का गोल मान के चलो कि 5,000 करोड़ तक पहुंचना है। लेकिन इसको अचीव करने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, प्लान्स बनाने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है। पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो वो सी बात कर रहा है कि सिस्टमाइज मैनर बाय डेवलपिंग ए सीरीज ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। दूसरी क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाना चाह रही है, जो मैंने अभी बताया। ठीक है। और वो वहां कैसे पहुंचेगी, ये हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 4 साल बाद हम 100 करोड़ से 5,000 करोड़ पहुंचना चाह रहे हैं। हमारा एम है कि 4 साल बाद हम 5,000 करोड़ पहुंचेंगे। अब हम कैसे पहुंचेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अगर आप करोगे तो वही डिसाइड करेगा कि आप कैसे पहुंचने वाले हो। अगर आप कोई प्लान या पॉलिसी नहीं बनाओगे तो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि कैसे पहुंचोगे। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई ये ट्राई करता है रिड्यूस अनसर्टेनिटी। चूंकि आपने एक क्लियर गोल बना लिया जो रियलिस्टिक है, ठीक है, जो क्लियर है और रियलिस्टिक है, वो आपने स्ट्रेटेजी बनाई कि भाई ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, उस वजह से क्या होगा कि जो आपकी अनसर्टेनिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो वही वाली बात है कि ट्राई टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी थ्रू कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। उसके बाद क्या है कि चूंकि ये 3 इंपॉर्टेंस हैं, इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्या है कि वो भाई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे, बिजनेस को अगर ग्रो कराना है तो। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि स्ट्रेटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी। इसके लिए मैंने सिंपल बनाया धोनी के रूल डीएलएस। ठीक है। डीएलएस डीएलएस डीएलएस, एस मतलब एस की क्यूब है यहाँ पे, डीएलएस क्यूब, आप इसको याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी डीएलएस क्यूब। मैंने बताया ना निमोनिक मैंने बना रखे हैं, बढ़िया बढ़िया, आप इसको याद कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी डीएलएस क्यूब 3 बार याद करिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजी डीएलएस क्यूब। क्या, सबसे पहले भैया स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, वो डायनेमिक होनी चाहिए, मतलब सिचुएशन के अनुसार चेंज हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बार जो बन गई वो बन गई, नहीं, जैसी सिचुएशन जैसा देश वैसा भेष। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन नेचर, स्ट्रेटेजी हमेशा फोकस करे हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। शॉर्ट टर्म में मान के चलो हमने शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बनाई तो हमें बार बार स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, वो डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, और हो सकता है हमारा बिजनेस कोलैप्स कर जाए। इसीलिए बेटर है कि आप स्ट्रेटेजी बनाओ हमेशा हमें लंबे समय में कहाँ जाना है उस हिसाब से। तीसरा, स्ट्रेटेजी आर कॉम्प्लेक्स, अगर आप सिंपल स्ट्रेटेजी बनाओगे, अगर आपने सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसे कोई भी कंपनी फॉलो कर लेगी और वो आपको कम्पीट कर लेगी। तो आपको स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी चाहिए। दूसरी बात, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में जाना है, तो लॉन्ग टर्म में हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसे हम मैनी फेजेस में बनाएंगे। ठीक है, फेजेस हमारे काफी सारे होंगे, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए या हो जाती है कॉम्प्लेक्स।
दो ही है, या तो कॉम्प्लेक्स बना लो या आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना देते हो कि बाद में हमें पता चलता है कि वो कॉम्प्लेक्स हो गई, लेकिन स्ट्रेटेजी जो भी बनती है वो कॉम्प्लेक्स तो होती ही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, जो हमारा गोल है उसी के रिगार्डिंग हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे ना। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है स्ट्रेटेजी अफेक्ट होल ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाएंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ही अफेक्ट करेगी। तो हमारे पॉइंट्स हो गए DLS क्यूब, D4 आ गया डायनेमिक इन नेचर, L4 आ गया लॉन्ग टर्म इन नेचर, S4 आ गया स्ट्रेटेजीज आर कॉम्प्लेक्स, फिर दूसरा S4 आ गया स्ट्रेटेजी आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और थर्ड S4 आ गया स्ट्रेटेजी अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसको आप अपने अनुसार अगर चाहो निमोनिक चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स से कुछ उठा सकते हो, यहाँ पे हम गोल से कुछ उठा सकते हैं, G उठा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे O से कुछ उठा सकते हैं, तो CGO भी लिख सकते हैं इसको, CGO, ठीक है, DLCGO, तो इसका हम बना सकते हैं DLCGO, जैसा भी आप चाहो, आपकी मर्जी है। मैंने DLS क्यूब बनाया। नेक्स्ट हम क्या आते हैं, अब हमारी स्ट्रेटेजी तो हो गई, लेकिन इस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो इस पूरे चीज में वैल्यू क्रिएशन में एक CFO का क्या रोल होता है। देखो प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 90%, 10% प्रैक्टिकल है, जो मैं वीडियो के लास्ट में ऑब्वियसली कराऊंगा, वो जो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, बट प्योर थ्योरेटिकल है। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको इसको किस तरीके से लिंक करूं कि आप उसको रिटेन कर पाए। वैसे रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। ये कई तरीके से आ सकता है। CFO को रोल बता दो भाई बिजनेस में क्या है, CFO को रोल बता दो कि स्ट्रेटेजी बनाने में क्या है, CFO को रोल बता दो कि करंट सिनेरियो में क्या है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये मई 2024 के RTP में दिया हुआ क्वेश्चन है, और हो सकता है इस बार अटेम्प्ट में आ भी जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो पिछले 1, 2, 3 RTP से या MTP से ही आते हैं, तो याद कर लेना अच्छे से। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे CFO के दो तरीके से, ये एक तो पुराने जमाने में क्या रोल होता था ट्रेडिशनल, और आजकल क्या है करंट में क्या है, तो वही हम बात कर रहे हैं। पुराने जमाने का जो रोल है ट्रेडिशनल रोल क्या है, वो किस पे था, वो कंसंट्रेटेड था ओनली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे, सिर्फ बिजनेस की वेल्थ को कैसे बढ़ाना है, यही कंसंट्रेटेड था पुराने जमाने में ट्रेडिशनली, ठीक है। वो क्या काम करता था, फाइनेंशियल हेल्थ की टेक केयर करता था, ठीक है, और इंप्लीमेंट करता था एडिक्वेट फाइनेंशियल कंट्रोल, किस लिए, कि फाइनेंशियल जो वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके इन्वेस्टर्स की। लेकिन आज के जमाने में बदल गया है, आज के जमाने में उसको वेल्थ तो मैक्सिमाइज करनी ही करनी है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा कोविड के बाद और सिचुएशन बदल गई है, पढ़ लेते हैं। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो CFO एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, वहां पे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। उनको लीडरशिप भी लेनी पड़ती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन के लिए। अब इसके लिए मैंने क्या सिंपल सा एक बना दिया है निमोनिक रैम्स। रैम्स याद कर लो भाई, प्रेजेंट टाइम्स में रैम्स, प्रेजेंट टाइम्स में रैम्स। अब इसको मर्ज कर सकते हो, सर्म कर सकते हो, जो आपका मन करे, लेकिन रैम्स, मैंने रैम्स बनाया निमोनिक। रैम्स क्या है कि भाई पोस्ट पेंडेमिक में अगर हम बाद में देखें तो उनका रोल एडवांस हो गया है। एडवांस मतलब जो ट्रेडिशनल था वो तो है ही, प्लस में ये और बढ़ गया, क्या बढ़ गया है भैया, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले उनको रिस्क को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पोस्ट पेंडेमिक ना कंपनी को समझ आ गई है कि कंपनी में रिस्क बहुत सारे हैं, अब उस रिस्क को मैनेज कैसे करें। तो एक तो वो चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में, या फिर अगर चीफ रिस्क ऑफिसर नहीं है तो वो रोल किसको दे दिया जाता है, CFO को दे दिया जाता है, कि भाई आप डिसाइड करो, क्या डिसाइड करो कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है। वही बताया कि लुक करेगा आफ्टर ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। दूसरा रोल क्या है कि भैया ESG फाइनेंसिंग, ESG फाइनेंसिंग के बारे में भी CFO को रोल दे दिया जाता है, या तो अलग से कोई पर्सन अपॉइंट करा जाएगा सीनियर पोजीशन पे जो ESG फाइनेंसिंग को देखे। ESG फाइनेंसिंग मतलब एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग, आजकल इसके बारे में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, आपने ऑडिट में भी पढ़ा होगा, अलग से चैप्टर भी है। वो रोल भी किसको दे दिया जाता है, CFO को। थर्ड हम बात करें मर्जर एंड एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। सपोज करो कोई कंपनी है वो बंद होने की कगार पे जा रही है, तो अब उस कंपनी को कैसे हमें दोबारा से उठाना है, ठीक है। इसके लिए भी रोल किसको दे रहा है आजकल, आजकल CFO का काम है भाई, वो सजेस्ट करता है कंपनी को कि किस तरह से कंपनी को दोबारा से रिवाइव करना है, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्जर करना है, किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करना है, या खुद अपनी कंपनी को किसी बड़ी कंपनी को एक्वायर कराना है, या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है कंपनी की। ये रोल भी किसको दे दिया गया है, CFO को। और फोर्थ है सप्लाई चेन, जो शुरू से लेकर लास्ट तक की सप्लाई चेन है कंपनी की, उसमें उसको कैसे मैनेज करना है, ये वाला रोल भी किसे दे दिया गया है, CFO को दे दिया गया है। तो ये 4 तरीके के रोल है नए जो CFO को दे दिए गए। हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, जैसे कि CFO नीड टू
कंसिडर द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन एज इट डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। समझ में आ गया? चार रोल समझ में आ गए? जी सर समझ में तो आ गए। देखो प्योर थ्योरेटिकल है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, रट्टाफिकेशन वाला है, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करूं ताकि आप इसको रिटेन कर पाए माइंड में अपने। ठीक है। थर्ड, अब हमने स्ट्रेटेजी तो देख ली, स्ट्रेटेजी के बाद हमने देख लिया कि सीएफओ किस तरीके से उसमें अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन थर्ड हम आते हैं कि भाई स्ट्रेटेजी के जो लेवल हैं, डिफरेंट हायरार्की लेवल हैं, कितने लेवल पे स्ट्रेटेजी हमारी बन सकती है। तो स्ट्रेटेजी हमारी बन सकती है 3 हायरार्की लेवल पे। ठीक है, 3 लेवल है। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्ट्रेटेजी है, डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। सबसे पहला मेन जो सबसे टॉप पे बैठे हैं, यानी कि कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी आपकी बनेगी। दूसरा उसके नीचे आता है बिजनेस यूनिट लेवल पे। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर आ गया कॉर्पोरेट, जो प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, सीएफओज हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे आ गए। फिर उसके नीचे मैनेजर्स आ जाते हैं, तो बिजनेस यूनिट लेवल्स पे। फिर फंक्शनल लेवल पे जो नीचे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस लेवल पे। तो 3 लेवल पे हमारी स्ट्रेटेजीज बनती है। जो बड़ा विजन देते हैं कंपनी को वो कौन देते हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे। उसके बाद जो बड़ा विजन है उसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है उसके लिए पॉलिसीज कौन फ्रेम कर रहा है? बिजनेस वाले। और फंक्शनल लेवल पे वो चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, यानी कि जो कॉर्पोरेट ने चाहा उसको करके किसने दिखाया? फंक्शन वालों ने। पढ़ लेते हैं थ्योरी पे। ठीक है, सबसे पहले ये बता रहे हैं भाई कॉर्पोरेट लेवल, नवंबर 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ये बात ध्यान रखना, 4 मार्क्स का, फिर से रिपीट हो सकता है। Corporate level strategy fundamentally is concerned with selection of business in which a company should compete। मतलब क्या है? ये जो मालिक है कंपनी के, प्रमोटर्स हैं, वो डिसाइड करेंगे हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए ताकि हम अपने जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएं, जो हमारी स्ट्रेटेजीज है उन्हें अचीव कर पाएं। हम स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं, अपनी वेल्थ है, जो हमारा पैसा है उसको कैसे बढ़ा कर पाए। तो पहले बिजनेस डिसाइड करेंगे वो। ठीक है, 3 क्वेश्चन वो बेसिक करेंगे खुद से। क्या करेंगे भैया? सूटेबिलिटी, जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या वो सूटेबल है एक दूसरे के लिए या नहीं है? अच्छा, हाँ जी। दूसरा फीजिबिलिटी, भैया सूटेबल तो है लेकिन कितना फीजिबल है? ऐसा तो नहीं हम तारे तोड़कर लाने की बात कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। कितना पॉसिबल है, कितना फीजिबल है, डिटरमाइन करेंगे। जो रिसोर्स है हमारे पास स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अवेलेबल रिसोर्स है कि नहीं है हमारे पास उतने। मतलब क्या है कि तारे तोड़ के लाने के लिए हमारे, मेरे क्या, किसी के पास भी अवेलेबल रिसोर्स नहीं है कि कोई तारे तोड़ के ला सके। तो वो डिसाइड करेंगे जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उस स्ट्रेटेजी को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं या नहीं है। और तीसरा एक्सेप्टेबिलिटी, अच्छा हमने बना ली, अवेलेबल भी है यानी कि फीजिबल भी है, सूटेबल भी है, लेकिन इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आई भाई। इन्वेस्टर्स को पसंद, वो बनाना है या हमें नहीं चाहिए, इन्वेस्टर्स को पसंद ही नहीं आई। तो इन्वेस्टर्स उस जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है उसको भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हम चेक कर लेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी, इट इज कंसर्न विद द स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको पसंद है या नहीं है। अब स्टेक होल्डर्स मैंने वर्ड यूज करा है यहाँ पे, देखो स्टेक होल्डर्स में तो काफी सारी चीजें आते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि इसके अंदर शेयर होल्डर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, गवर्नमेंट आ गई, और बहुत सारे लोग इसमें अदर आ जाते हैं। तो भैया उन सबको देखना पड़ता है कि जो हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है, सपोज करो एक कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई कि हम गरीबों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ के बिल्डिंग होटल बना लेंगे। गवर्नमेंट को तो नहीं है, क्या नाम है वो, एक्सेप्टेबल, गवर्नमेंट को तो एक्सेप्टेबल नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ के आप बिल्डिंग कैसे बना लोगे, पहले अप्रूवल्स लेनी पड़ेंगी, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा भैया, पहले बिजनेस डिसाइड करेगा, 3 चीज वो देखेगा, सूटेबल है, दूसरी बात फीजिबल है, तीसरी बात एक्सेप्टेबल है। 3 चीज याद हो गई? हाँ जी, इसको हम बोलते हैं सफा, एसएफए। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे बिजनेस यूनिट लेवल पे जो स्ट्रेटेजी है उसका काम क्या है। उसका काम सिंपल इतने है, इस जो हमारा बिजनेस लेवल यूनिट पे है वो क्या काम करेगा, जो कॉर्पोरेट ने स्ट्रेटेजी बनाई है, हाँ बिल्कुल बनाई है, उसको किस तरीके से अपने अनुसार फ्रेम आउट करे कि वो अचीव हो सके और फंक्शनल वाले उस पर काम कर सके। लेकिन ये क्या है, बिजनेस लेवल जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। अच्छा हाँ, जैसे कि सपोज कोई प्रॉफिट सेंटर है या कोई हमारी यूनिट है वो यूएसए में है, तो यूएसए के लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई नेपाल में, वहां के लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, कोई इंडिया में है, वहां के लिए अलग अलग हो सकती है। तो अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है बिजनेस यूनिट लेवल पे, बिल्कुल। अब इसमें क्या है भैया, इसमें प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें। जो यूनिट्स काम कर रही हैं उनका आपस में कितना कोऑर्डिनेशन, ये बहुत जरूरी है अगर हमें बिजनेस लेवल यूनिट स्ट्रेटेजी अचीव करनी है। दूसरा भैया, डेवलपिंग एंड सस्टेनिंग ए competitive advantage for its product and services। बिजनेस वाले क्या काम करेंगे, वो डेवलप करेंगे, क्या डेवलप करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज करेंगे कि वो जो उनका प्रोडक्ट है या सर्विस है वो भैया मार्केट में जाए और उनको एडवांटेज मिले और वो अपनी सक्सेस
पा सके। अच्छा हाँ, देखो फिर से बता रहा हूँ, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है। कोशिश कर रहा हूँ प्रैक्टिकल से लिंक करने की, थोड़ा बहुत इस तरीके एग्जाम्पल देने की जो आप रिटेन रख सको। ठीक है, जज मत करना प्लीज। थर्ड वाला फंक्शनल लेवल, फंक्शन पे कौन है? फंक्शन पे है छोटे मोटे एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, तो वो जो कॉर्पोरेट विजन है उसको अचीव करके दे रहे हैं कौन? फंक्शन वाले। ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? देखो कंपनी में बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, जैसे कि R&D फंक्शन हो सकता है, ऑपरेशंस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो वो काम करेंगे वो क्या है? वो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज का पार्ट बनता है कि वो किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से वो अपने जो फंक्शन है उसको कैरी आउट करेंगे। तो ये किसका पार्ट है? फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का। वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस involve development and coordination of resources through which business unit strategies can be executed। समझ में आ गई? जो हमने सपोज यूएसए के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई, तो अब यूएसए के जो एम्प्लॉइज हैं, जो अलग अलग फंक्शंस हैं, वो जो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी बनी उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है किस तरीके से उसको यूटिलाइज करे कि जो उनकी स्ट्रेटेजी है, उस बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटेजी है, वो इम्प्लीमेंट हो सके या अचीव हो सके। अच्छा हाँ जी, सेकंड वाला फंक्शनल यूनिट ट्रांसलेट हायर लेवल स्ट्रेटेजी, जो बिजनेस यूनिट से आई है, जो कॉर्पोरेट लेवल से आई है, इनटू डिस्क्रीट एक्शन प्लान, छोटे छोटे एक्शन प्लान बनाएंगे अपने अपने लिए और उसको अचीव करेंगे। बिल्कुल, among all the functions finance assume the highest importance। अब क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पैसा, पैसा और पैसा, तो इसीलिए पैसे यानी कि फाइनेंस जो स्ट्रेटेजी है फाइनेंस से रिलेटेड, उसको हमने क्या दे दिया है? हाईएस्ट लेवल दे दिया है। अच्छा जी हाँ, अब हम आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शंस मतलब ये भैया एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने पढ़ लिया स्ट्रेटेजी क्या होती है, हमने सीएफओ का रोल पढ़ लिया है और हमने डिफरेंट हायरार्की लेवल देख लिया है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है, एसएफएम के फंक्शन क्या है। सिंपल सी बात है, देखो आप फाइनेंशियल, किसी के फाइनेंस को आपको मैनेज करना है, सपोज मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए कि भाई पकड़ो इसको मैनेज करो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ढूंढोगे इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो सर्च करोगे, आप सर्च करोगे बेस्ट अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, और कंटिन्यूसली सर्च करते रहोगे, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। फिर उसके बाद क्या करोगे? सर्च तो कर लिया, फिर आप सेलेक्ट करोगे। सपोज आपने 1000 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सर्च करी, अब उस 1000 में से आप सेलेक्ट करोगे सपोज 20 या 30। अच्छा ये बेस्ट है, तो आपने सेलेक्ट कर ली बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब क्या करोगे? अब आप मिक्स बनाओगे, 4 डेट के ले लेते हैं, 2 इक्विटी के ले लेते हैं, 2 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। अब आप ऑप्टिमल मिक्स बनाओगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सके? रिटर्न मिल सके। भाई अवेलेबल अपॉर्चुनिटी आपने ढूंढ ली, तो उस अपॉर्चुनिटी में से आप मिक्स बनाओगे, बेस्ट मिक्स बनाओगे। ठीक है, कि 20% इक्विटी में लगाना है, 20% डेट में लगाना है, 10% म्यूचुअल फंड में लगाना है, कुछ पैसे की एफडी करते हैं। इस तरीके से आपने ऑप्टिमल मिक्स बना लिया जो बेस्ट हो सकता है। उसके बाद क्या करोगे? फिर आपने मिक्स तो बना लिया, फिर आप रिव्यू करोगे उसको हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, हर 1 महीने बाद, साल बाद, यानी कि आप इंटरनल कंट्रोल एस्टेब्लिश करोगे कि वो मिक्स में अगर कुछ प्लस या माइनस करना है तो आप कर सको। कभी कुछ हटाना हुआ या कभी कुछ एक्स्ट्रा करना हुआ, उस सबको आप क्या करोगे? इंटरनल कंट्रोल फिक्स करोगे, तो वो ये एस्टेब्लिश करोगे इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्या काम करेंगे? एनालाइज करेंगे रिजल्ट फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। 6 महीने बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि भाई हमने 1 करोड़ पे इन्वेस्ट किया था, 6 महीने बाद हमारा 1.25 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 25 लाख हो गया, बहुत बढ़िया। आगे से हम इसी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बट अगर हमें कहीं नुकसान हो रहा होगा, सपोज हमने 6 जगह पैसा लगाया, उनसे 4 में बेनिफिट है, 2 में लॉस है, तो हम उन 2 के जो लॉस है उसको पैसा हटाएंगे फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए। समझ में आया? उसको हटाएंगे और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो हमने उस रिजल्ट को क्या किया? एनालाइज किया, ताकि हम फ्यूचर में बेस्ट डिसीजन ले पाए। अच्छा ये है, जी हाँ बिल्कुल। अब हमने फंक्शन पढ़ लिया, लेकिन इस फंक्शन में हमें 4 डिसीजन लेने होते हैं, एसएफएम में 4 और डिसीजन लेने होते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया फंक्शन। पहले हम करेंगे सर्च, फिर हम करेंगे सेलेक्ट, फिर हम ऑप्टिमल मिक्स बनाएंगे, उसका एस्टेब्लिश करेंगे इंटरनल कंट्रोल, और रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे? एनालाइज। लेकिन हमें क्या करना है? हमें 4 डिसीजन लेने होते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। कौन कौन से डिसीजन है वो? नवंबर 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज ध्यान रखना। अब आने के चांस कम है मई 2025 में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से 4 फंक्शन है? सबसे पहला फाइनेंशियल डिसीजन, कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूँ आपको, कैश फ्लो, जिसने पढ़ा है, ठीक है, इसका शॉर्टकट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको याद होना चाहिए। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है
कैश फ्लो स्टेटमेंट याद है, डिसीजन फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी, कैश फ्लो स्टेटमेंट याद रखो तो आपको ये याद हो जाएगा, ये इसका निमोनिक है। क्या है भाई, सब पढ़ लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब भैया कहाँ से पैसा उठाना है कंपनी को, इक्विटी से उठाना है, डेट से उठाना है, या कहीं पब्लिक डिपॉजिट से उठाना है, या किसी और सोर्स से उठाना है पैसा, तो ये क्या हो गया, फाइनेंशियल डिसीजन। अच्छा जी। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो पैसा उठाया अब उसको इन्वेस्ट करेगी ना कंपनी, बेस्ट अवेलेबल रिसोर्स में इन्वेस्ट करेगी, यही तो हमने देखा, ऑप्टिमल मिक्स बनाएगी। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको, तो वही है कि भैया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो किस डिसीजन के अंडर फॉल करेगी, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। थर्ड वाला है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि भैया हमने रिटर्न तो कमा ली, अब उस रिटर्न में से कितना पैसा हम अपने पास रिटेन करें और कितना हम जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डिविडेंड दें। तो ये क्या हो गया, डिविडेंड डिसीजन। और चौथा है क्या, पोर्टफोलियो डिसीजन। अच्छा, पोर्टफोलियो डिसीजन का मतलब है कि हम इंडिविजुअल जो एसेट्स हैं उनको नहीं देखेंगे, हम पूरा पोर्टफोलियो जो बना है वो हमारा कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके रिगार्डिंग हम डिसीजन लेंगे। तो वो ये कह रहा है, involve analyzing how an investment will contribute to the aggregate performance of entire corporation instead of merely analyzing standalone performance of the investment। कि भाई जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो हमने उसमें काफी सारी चीजें डाली हैं, डेट डाला है, म्यूचुअल फंड डाला है, आपका इक्विटी डाला है, वो हमारे कॉर्पोरेशन के गोल्स को कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम खाली अकेले उसको नहीं देखना चाहिए, अच्छा लग रहा है हाँ, पर हम उसको विद रेस्पेक्ट टू हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी मेन, उसके अकॉर्डिंग कैसा क्या कहते हैं परफॉर्म कर रहा है, वो हम एनालाइज करेंगे। 4 डिसीजन समझ में आ गए? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गए। इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद आते हैं हम कि फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ लेते हैं पहले, पॉलिसी पढ़ने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग हम पढ़ेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग अब हमने क्या 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 पढ़ लिया, 2 पॉइंट पढ़ लिया, उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे कैसे। तो भैया 2 चीज है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बैकबोन है बिजनेस की, बिजनेस प्लानिंग की। और यहाँ पे हम तीन स्टेप्स करते हैं, 3 स्टेप्स मतलब 3 काम हमें करने होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हमें इन्वेस्ट करना है फाइनेंशियल टूल्स की मदद से, ताकि हम क्या कर पाए, अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर पाए। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को फाइनेंशियल टूल्स की मदद से फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए क्या करें, यूज करें। अच्छा, ये क्या है, यही फाइनेंशियल प्लानिंग है, वही बता रहा है कि भैया फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच वेयर बाय फाइनेंशियल प्लानर हेल्प्स द कस्टमर टू मैक्सिमाइज हिज एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज बाय यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल टूल्स टू अचीव फाइनेंशियल गोल्स। मतलब कस्टमर ने कुछ फाइनेंशियल गोल बनाया, उसके पास पैसे हैं, तो पैसे मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल गोल है। अब फाइनेंशियल रिसोर्स जो है उसका हम यूटिलाइज करेंगे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, किसकी मदद से, फाइनेंशियल टूल्स की मदद से। फाइनेंशियल टूल्स क्या है सर, ये म्यूचुअल फंड हुआ, इक्विटी हुआ, ये सब क्या है, टूल्स ही तो है एक तरीके से फाइनेंशियल, हाँ, इनकी हेल्प से। तो वही क्या है, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो शॉर्ट नोट अगर आ जाए 4 नंबर में लिखने के लिए, तो आपको यही लिखना है, आपके 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अब इसका आउटकम क्या है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली, लेकिन उससे मिला क्या हमें, मई 2022 में क्वेश्चन आ चुका है 4 मार्क्स का, ध्यान से पढ़ लेना। सबसे पहले फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो गए। क्या भैया, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हमने जब स्टार्टिंग में प्लान करा था, प्लान से पहले हमने कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे थे, हाँ, अगर हम प्लान करेंगे तो वो अचीव करने में क्या हो जाएगी, मदद हो जाएगी, हमारी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, वही है कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आर डिसाइडेड एट द वेरी आउटसेट सो दैट द रेस्ट ऑफ द डिसीजंस कैन बी मेड अकॉर्डिंगली। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी कंसिस्टेंट विद द कॉर्पोरेट मिशन एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा जी हाँ। दूसरा, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, भैया फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें हेल्प करेगी, बिल्कुल करेगी, बिल्कुल वही बात कह रहा है। और थर्ड, फाइनेंशियल मीजर्स, फाइनेंशियल मीजर्स मतलब कि भैया रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, ये हम यूज करेंगे इवेलुएट करने के लिए। इन फाइनेंशियल मीजर्स को हम इवेलुएट करने के लिए यूज करेंगे, क्या कि कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ठीक है। अच्छा, ये है जी हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने पढ़ ली जी हाँ। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सर ये क्या कर रहे हो ऊपर नीचे, मैं फ्लो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन मई 24 में आ चुका है, स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन गिवन है, तो प्लीज याद कर लेना। मई 24 में क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर का, स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आने की संभावना बढ़ जाती है।
दूसरा क्वेश्चन ये कैसे आ सकता है, हाउ इज फाइनेंशियल पॉलिसी लिंक्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। थर्ड, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मनी। सब यही है। इसका मतलब क्या है भैया, देखो आप एक चीज देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है, पैसे से, और अल्टीमेटली उसका एम क्या है, पैसा 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 पैसा। तो इस पैसे के बीच में ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो इन दोनों को इंटरफेस, यानी कि हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी को और जो कंपनी की स्ट्रेटेजी उसको इंटरफेस कर रही है। मतलब बीच में मैं खड़ा हूँ भाई साहब, ये वाला काम कर रहे, तो क्या है वो चार डिसीजन, कौन कौन से आपने पढ़ा है ना ऊपर, चार डिसीजन सेम सेम वैसे ही है बट थोड़े से अलग है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन, यहाँ पे उसका नाम बदल गया सोर्स ऑफ फंड। भैया पैसा कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ओनर्स की इक्विटी से आ रहा है, ठीक है, या बोरोड फंड से आ रहा है, यानी कि डिबेंचर से, बैंक से, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म, कहाँ से पैसा आ रहा है। दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, ये क्या रखना है कंपनी को, ठीक है। थर्ड, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट फंड, वही इन्वेस्टिंग डिसीजन, भैया जो हमें कौन सा प्रोडक्ट ऐड करना है कंपनी में, या हमें ऑपरेशंस को किस लेवल पे इंक्रीज करना है। और थर्ड, कि हमारी जो कॉस्ट रिडक्शन है उसको हम कैसे करेंगे, तो ये कहाँ आएंगे हमारे इन्वेस्टमेंट एंड फंड मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर, या हम इसको एलोकेशन भी कह सकते हैं। और चौथा, डिविडेंड डिसीजन, देखो सेम वही आ गई ना दोबारा से रिपीटेड, हाँ बस ये नाम अलग है, याद रखना। इसका और उसका लिंक है थोड़ा थोड़ा, लगते हैं आसपास बट है अलग अलग। तो ये वाला वहां मत लिख देना और वो वाला यहाँ मत लिख देना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। डिविडेंड डिसीजन का मतलब वही सिंपल सी बात आ गई कि जो हम अर्न कर रहे हैं उसमें से हम कितना पैसा अपने शेयर होल्डर्स को देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना है, स्टेबल डिविडेंड एवरी ईयर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। दूसरी बात, पेइंग कॉस्ट एंड परसेंटेज, सेम चीज आ गई। और थर्ड, मिनिमम डिविडेंड, वही वो सेम चीज आ गई। और वेदर तो पे डिविडेंड इन कैश और स्टॉक डिविडेंड, मतलब डिविडेंड हमें कैश में देना है कि स्टॉक में देना है, ये चार चीजें हम यहाँ बात करेंगे। तो बात कर रहा है वो 10 फाइनेंशियल पॉलिसी कैन नॉट बी वर्क इन आइसोलेशन ऑफ अदर फंक्शनल पॉलिसीज। मतलब कि हम फाइनेंशियल पॉलिसी अलग से डिसाइड नहीं कर सकते, हमें सारी पॉलिसीज को साथ में डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, ये वाली बात है, जी हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, जरा देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया 1.1, 1.2 हम पढ़ लिया, 1.3 हमने पढ़ लिया है, 1.4 हमने पढ़ लिया है, 1.5 हमने पढ़ लिया है, 1.6 पे हम आ जाते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब समझो, सीधी सीधी बात ये है, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये है कि आज हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, आज हम पानी पी रहे हैं, तो हम पानी को इस हिसाब से पिए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी बचा हुआ रह जाए। हम पेट्रोल जला रहे हैं अपनी गाड़ियों में, पेट्रोल को इस हिसाब से जलाएं कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पेट्रोल बचा हुआ रह जाए और हमें भी प्रॉफिट हो जाए। मतलब हम यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को जो अवेलेबल है उसको इस मैनर में कि हमें भी प्रॉफिट हो जाए बट फ्यूचर वाली जनरेशन को भी नुकसान ना हो। तो हमें बैलेंस बना के चलना होता है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। हमारी ग्रोथ भी हो और फ्यूचर का नुकसान भी ना हो। समझ में आ गया, ये मैंने बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताई है और प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको समझ आ जाए। तो वही बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। नवंबर 2022 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ रेट कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। दिस कंसेप्ट फोर्स मैनेजर टू कंसीडर द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेल्स इंक्रीज, कि वो अपने सेल्स को बढ़ाएं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या कि भैया कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्टिव आर नॉट कंसिस्टेंट विद वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल ग्रोथ। मैंने आपको बता दिया, आप सेल्स बढ़ा रहे हो, अंधाधुंध आपने सेल्स बढ़ा दी तो आपने रिसोर्सेज का यूज कर लिया बहुत ज्यादा, अब फ्यूचर के लिए बचा नहीं कुछ भी, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचा। तो आपको अपनी सेल्स का ग्रोथ भी बढ़ाना है बट इस हिसाब से बढ़ाना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा हुआ रह जाए, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। तो कंपनी को क्या होता है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ रेट डिसाइड करना होता है, और जब मैनेजर्स अपनी सेल्स को ग्रोथ करेंगे तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ रेट से मैच करनी चाहिए, उससे ज्यादा ना जाए। समझ में आ गई, जी हाँ। अब एग्जांपल वही ऑयल इंडस्ट्री का इसने दे दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ऑयल इंडस्ट्री वाले कैंपेन चला रहे हैं कि सभी लोग तेल का खर्चा उतना करो जितना हो सके कम से कम, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी वो तेल यानी कि ऑयल बचा हुआ रह जाए, क्योंकि सोर्स तो लिमिटेड ही है, जो रिसोर्स है वो तो लिमिटेड ही है, अंधाधुंध तेल तो है नहीं, तेल तो हमारे पास लिमिटेड ही है, जी हाँ। तो अगर हम उसका अंधाधुंध यूटिलाइजेशन करेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है एफिशिएंट मैनर में कि काम भी हो जाए और लाठी भी ना टूटे, जी हाँ।
दूसरा आप बता रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ इज इम्पोर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप जो ग्रोथ है, अगर आप सस्टेनेबली ग्रो करोगे, ठीक है, तो आप लंबे समय तक चलोगे। लेकिन आप अनएक्सपेक्टेड एकदम अंधाधुंध ग्रो करोगे तो आप एक समय तक तो चलोगे लेकिन फिर खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो तो खत्म ही हो जाएंगी। अब रिसोर्सेज अगर खत्म हो जाएंगी तो आप ग्रो कैसे करोगे? विदाउट रिसोर्स आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। टू फास्ट और टू स्लो ग्रो will go against enterprise growth and development. So financial policy should ensure that enterprise growth rate is close to the sustainable growth rate. सर ये सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है क्या? देखो उसका सिंपल सा फॉर्मूला गिवन है, प्रैक्टिकल तो नहीं दे रखा, फॉर्मूला दे रखा है क्या कि SGR इज इक्वल टू ROE इंटू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये आपका SGR होना चाहिए। सिंपल सी बात है जी। अब एजम्पशंस क्या है इसकी? एजम्पशंस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल। कुछ एजम्पशंस हैं इसके जो उन्होंने, जब ये सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल बना तो कुछ एजम्पशंस रखी जाए, भाई ये चीज होनी चाहिए तब ये बनेगा। वो क्या है? सबसे पहले कि भैया मेंटेन करें टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर विदाउट इशूइंग न्यू, मतलब अंधाधुंध इक्विटी इशू नहीं करनी आपको। एक क्या है? टारगेट करना कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा, मेंटेन करें टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। और थर्ड, इंक्रीज सेल्स एज रैपिडली एज मार्केट कंडीशंस अलाउ। मार्केट कंडीशंस अलाउ कर रही है उस हिसाब से ही आपको सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, ओके जी। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मॉडल एज्यूम्स करेंगे दैट एसेट्स और इक्विटी रेशियो इज कांस्टेंट, देयरफॉर न्यू ग्रोथ कैन ओनली बी फंडेड बाय, यानी कि जो हमारी एसेट है और इक्विटी वो क्या होएगा? कांस्टेंट रहेगा। तो न्यू ग्रोथ अगर आपको नया पैसा चाहिए तो कहां से लोगे? कर्जे से लोगे भाई, डेट से लोगे, वही बता रहा है। रिटेन अर्निंग और बाय इशूइंग एडिशनल डेट। इक्विटी तो इशू करोगे नहीं आप, तो आप क्या करोगे? या तो आरई यूज कर लो, या फिर आप नए डिवेंचर इशू कर दो, डेट ले लो, ठीक है, या फिर कंपनी इशू कर सकते हैं फ्रेश इक्विटी टू फंड इट्स ग्रोथ इन इस ऐसे केस में जहां पे कोई फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट पे नहीं है। हाउएवर मोस्ट कंपनीज आर रिलक्टेंट टू इशू फ्रेश इक्विटी कैपिटल। देखो ये प्योर थ्योरी है। अब हमने कहा कि व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। भैया क्लास 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 क्या है? कम्युनिटी सपोर्ट। भैया कम्युनिटी से सपोर्ट ले लो, सस्टेनेबल बनना है तो आपको। दूसरा, लीवरेज करो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। लीवरेज करने का मतलब है कर्जा ले लो, इक्विटी कम लो, टू क्रिएट इम्पैक्ट। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन आपकी क्लियर होनी चाहिए। और स्टाफ, बी एबल टू अट्रैक्ट, मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। कंपनी है वो अट्रैक्ट कर सके किसको? कॉम्पिटेंट स्टाफ को, अपने यहाँ रोक सके, उसको मैनेज कर सके, ये आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नवंबर 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है 4 नंबर का। तो आपको क्या करना है? व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, क्लास याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। मई 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आ चुका है नवंबर 22 में, फिर नवंबर 22 में ये वाला आया, फिर मई 23 में भी आ चुका है। क्या है भैया? सोवा पूवा फीफी, सोवा पूवा फीफी, ये आप याद कर लो, सोवा पूवा फीफी, या कोई अपना कोड बना लेना। क्या है? सबसे पहले कि आपके पास मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। भाई आपको सस्टेनेबली ग्रो करना है, मान के चलो मैं ही हूँ, मुझे सस्टेनेबली ग्रो करना है। अगर मेरा सिर्फ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा? खाऊंगा कहाँ से? तो मेरे को मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ेगी। दूसरा, हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। एक ही बात है, देखो दोनों एक ही बात कर रहा है, एक ही पॉइंट के दो बना दिए इसने, जी हाँ। तीसरा, हैव ए गुड पब्लिक इमेज। अब मेरी इमेज अच्छी होनी चाहिए तभी तो मुझे लोग काम देंगे, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, दूसरी बात यह है अगर मेरी इमेज ही खराब है तो पब्लिक मेरे से सामान क्यों खरीदेगी? मैं अपनी क्लास बेचने लग जाऊं, आप मुझसे सामान क्यों खरीदोगे, क्लास क्यों खरीदोगे अगर मेरी इमेज खराब है? तो मेरी इमेज क्या होनी चाहिए? शुड बी गुड, बढ़िया, बिल्कुल। उसके बाद टू बी क्लियर अबाउट इस वैल्यूज, मतलब मेरे को अपनी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि मुझे किस लेवल तक बात करनी है, किस लेवल तक बोलना है। ऐसा नहीं बिल्कुल फूहड़ता दिखा देनी अपनी क्लासेस में, समझ आई? बिल्कुल। फोर्थ, है फाइनेंशियली ऑटोनॉमी, मतलब यह है कि मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए कि मैं जहां इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ वो इन्वेस्ट कर सकूं अपनी मर्जी से। मोदी जी अपनी मर्जी सरकार नहीं चला पा रहे, अब पहले चला रहे थे क्योंकि अब उनके पास सीटें उतनी नहीं है, उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। तो आपके पास फाइनेंशियली ऑटोनॉमी होनी चाहिए, तभी तो आप अपने हिसाब से पैसा खर्च करोगे। अगर आप किसी दूसरे पर्सन की मर्जी से पैसा खर्च करने लगे तो आप सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर पाओगे। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि भाई फाइनेंशियल हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम्स। सिंपल सी बात है, आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम्स सफिशिएंट होने चाहिए।
ताकि आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर सको। अब उसके बाद पॉइंट आ गया, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्रोथ रेट इन केस ऑफ मैच्योर या कैश रिच फर्म। सिंपल है यार, प्योर थ्योरी है, इसको पढ़ लेना, प्योर थ्योरी है। चलो एक बार बता देता हूँ, हल्का सा रीड करा देता हूँ। ये फर्म क्या है, ग्रोथ रेट लेस देन सस्टेनेबल ग्रोथ रेट होता है इनका, इन सस्टेनेबल एसजीआर से कम होता है इनका ग्रोथ रेट, ठीक है। दूसरा, इस केस में क्या होगा, मैनेजमेंट वो इंक्रीज करेगा अपने एसजीआर को, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि वो उससे मैच कर पाए। उसके बाद हम आ जाते हैं, रिटर्न जो है द एक्सेस कैश जो उसे मिला वो शेयर होल्डर्स को वापस कर देगा डिविडेंड बढ़ा के, या फिर उनके शेयर्स बायबैक कर देगा। और ग्रोथ कैन कम फ्रॉम दो सोर्स से आ सकती है, एक तो इंक्रीज वॉल्यूम और इन्फ्लेशन से आ सकती है। मतलब अगर महंगाई बढ़ गई तो ग्रोथ बढ़ जाएगी कंपनी की, सिंपल सी बात है। या फिर हमारी जो सेल्स रेवेन्यू है वो बढ़ जाए, मतलब मैंने अपने प्राइस प्रोडक्ट के पैसे बढ़ा दिए, तो या तो पैसे बढ़ा दो प्रोडक्ट के तो आप ग्रोथ बढ़ जाएगी, या फिर आप यूनिट्स बढ़ा लो, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बिकने लग जाए तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, वही बता रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज द डेट इक्विटी रेशो व्हेन दिस रेशो इज मेजर्ड ऑन ए हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस। और दूसरा, अगर क्रिएटर रिक्वायर्ड दैट ए फर्म हिस्टोरिकल कॉस्ट डेट इक्विटी रेशो stays constant, inflation lowers the firm sustainable growth rate। क्या होगा, पढ़ लो यार, सिंपल बता दिया मैंने। स्ट्रेटेजी हम पढ़ चुके हैं, जी हाँ। रोल ऑफ सीएफपी हम पढ़ चुके हैं, जी हाँ। अब क्या, अब देखो इस चैप्टर में ना आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं। किसके ऊपर है, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर। उसके लिए हमें कहाँ चलना है, नोट्स पे चलना है, जो हैंड रिटन नोट्स है। ध्यान से सुनना, अभी तक इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, हो सकता है आप भी ना आए, बट आपके स्टडी मैट में दे रखा है, इसीलिए मैंने अलग से इसको कवर करा है, बुक में नहीं लिया क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन है। जी हाँ, आ जाते हैं हम कहाँ पे, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के चैप्टर में हम चल रहे हैं, जहाँ पे हम प्रैक्टिकल पॉइंट्स पे आ गए हैं। एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या है ये समझो। देखो एक कंपनी है, एक कंपनी को पैसा तो चाहिए, पैसा उसके पास दो तरीके से आ सकता है, या तो वो इंटरनली जनरेट करे या वो बाहर से ले ले। इंटरनली जनरेट करने में कौन सा पैसा होगा, वो पैसा को जो प्रॉफिट कमा रही है वही तो इंटरनली जनरेट है, जी। बाहर से मतलब या तो वो इक्विटी वालों से पैसा ले ले, या वो कर्जे से पैसा ले ले, या वो अदर फाइनेंसिंग रिसोर्सेज से पैसा ले ले, जी हाँ। तो ये समझ में आपको आना चाहिए कि एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है। इंटरनल मतलब जो उसका खुद का प्रॉफिट है या रिटेन अर्निंग है, एक्सटर्नल मतलब इक्विटी वाला, डेट वाला या अदर रिसोर्सेज, जी हाँ। अब वो सिंपल सी बात है, थोड़ा सी मैंने लिखा है आपको, वो लिखा है टू मेक एनी बिजनेस ग्रो इट इज एसेंशियल टू इंक्रीज बोथ करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। अगर बिजनेस ग्रो कराना है आपको तो आपको करंट एसेट्स भी बढ़ानी है, नॉन करंट एसेट्स भी बढ़ानी है, बिल्कुल। उसके बाद लेकिन जो हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ रेट है वो तो हमारा फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। तो मैक्सिमम रेट ऑफ ग्रोथ इन सेल्स दैट कैन बी अचीव्ड गिवन, दे रखा होता है हमें, क्यों दे रखा होता है, क्योंकि हम मार्केट की कंडीशंस के अनुसार ही सेल्स को बढ़ा सकते हैं और इस हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि वो सस्टेनेबल रहे, बिल्कुल। तो वो तो फिक्स हो गया। अच्छा, तो फर्म का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, एसेट यूटिलाइजेशन है, डिजायर्ड डिविडेंड पे आउट है और डेट रेशियोज है, इनको ध्यान में रखते हुए हमें सेल्स का रेशियो गिवन होता है। अच्छा, ये बात है, हाँ। तो हमें इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए ये नेसेसरी हो जाता है कि हमारी एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना इक्विटी से आप रेज नहीं करोगे, एजम्पशन में आ गया, हाँ। तो आप बाहर से लोगे पैसा, प्लस में इक्विटी भी बाहर से ही पैसा आ रहा है, तो चूंकि हमारी सेल्स तो हम ज्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे, भाई सेल्स तो फिक्स है। अगर हम सेल्स ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा ज्यादा, यानी कि जो इंटरनली जनरेटेड फंड है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि इंटरनली जनरेटेड फंड किस पे डिपेंड करता है, सेल्स पे। सेल्स बढ़ेगी तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन उसका तो फिक्स कर दिया आपने रेट, सेल्स इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट भी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन पैसा तो चाहिए, तो पैसा कहाँ से लाओगे, बाहर से लोगे ना, या तो इक्विटी वालों से लोगे या तो डेट वालों से लोगे, ठीक है, या अदर अदर तरीके होंगे आपके पास फंड्स लेने के लिए, बिल्कुल। तो वो EFR, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है कितना पैसा चाहिए, वही प्रैक्टिकल। दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, EFR को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो एनालिटिकल अप्रोच है और दूसरा है फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। अच्छा, बिल्कुल, मैंने आपको EFR बता ही दिया, वो अमाउंट ऑफ कैपिटल टू रेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। कौन सा सोर्स, इक्विटी, डेट या कोई अदर, बिल्कुल। अपार्ट अदर देन क्या, रिटेन अर्निंग, वो इंटरनल है, आपकी प्रॉफिट से आई है। एनालिटिकल अप्रोच का मतलब समझ लेते हैं क्या है। एनालाइजिंग ईच आइटम ऑन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के ईच आइटम को हम देखेंगे क्या इन रिलेशन टू चेंज इन सेल्स, ठीक है, सेल्स बढ़ेगी तो ईच आइटम में क्या चेंज आएगा उसको एनालाइज करेंगे हम।
ठीक है, एंड डिटरमाइन करेंगे देयर अमाउंट्स व्हाइल कंसीडरिंग प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस, जो कंडीशंस हमें दे रखी है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ईच अमाउंट को हम क्या करेंगे, एनालाइज कर लेंगे। तब हम क्या निकाल लेंगे अपना, क्या निकाल लेंगे हम अपना, निकाल लेंगे हम अपना ईएफआर। हमें इसमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा डेट इक्विटी रेशो और करंट रेशो जो गिवन है वो मेंटेन रहना चाहिए, नहीं भी है तो हम एज्यूम करेंगे, दे रखा है तो जो दे रखा वो मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच क्या कहती है, देखो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, मैंने इसको सिंप्लीफाइड करा है, बताता हूँ कैसे। फॉर्मूला क्या है, ईएफआर इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन सेल्स, पहले सेल्स से कंपेयर कर लिया चेंज इन सेल्स के साथ, फिर उन्होंने पेबल एंड लायबिलिटी को कंपेयर करा सेल्स के साथ चेंज इन सेल्स के साथ, और फिर इन्होंने प्रॉफिट मल्टीप्लायर की मल्टीप्लाई कर दी रिवाइज सेल में, और 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल दिया। अब देखो इसका अगर मैं निकालने चला जाऊं क्या डेरिवेशन, तो बहुत लंबा चलेगा, तो मैंने इसको 3 पोर्शन में बांट दिया। क्या बांट दिया, फॉर्मूला क्या है एक बार देख लो, पीए अपॉन एस इंटू चेंज इन सेल्स यानी कि डेल्टा एस, पीएनएल अपॉन एस इंटू डेल्टा एस, उसके बाद एम इंटू एस वन 1 माइनस डी, ये फॉर्मूला बन गया। अब मैंने 3 पोर्शन में बांटा इसको। ईएफआर इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग के लिए ईएफआर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये याद रखो, इतना लंबा जोड़ा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ईएफआर इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। ए क्या है, ए का मतलब है एसेट वाला पोर्शन, टोटल एसेट अपॉन सेल इनटू चेंज इन सेल। बी का मतलब है लायबिलिटी वाला पोर्शन, ठीक है, पेबल लायबिलिटी, पेबल प्लस लायबिलिटी अपॉन सेल्स इनटू चेंज इन सेल्स। और सी का मतलब है हमारा जो हमारा पे आउट रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो है, जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो मार्जिन का रेशियो है, जो मार्जिन का रेट है, उसको हम इंक्रीज इन सेल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डी में, मतलब कितना पैसा हमारा बचा, कितना प्रॉफिट हमने कमाया, कितना प्रॉफिट हमने कमाया, इसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसको क्या बोलेंगे, रिटेन्ड अर्निंग। यही तो बचा भाई, देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है हमारा न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट वाला है, उसमें से हमने माइनस क्या कर दिया, ये मल्टीप्लाई हमने कर 1 माइनस डी का मतलब क्या है, ये हमारा रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग का रेशियो है आरई रेशियो, तो ये हमारा क्या बचा, रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट। समझ में आ गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रिटेन्ड अर्निंग की अमाउंट भी लिख सकता हूँ न्यूज में। अच्छा दोबारा देख लेते हैं, ए का मतलब क्या है, टोटल एसेट अपॉन सेल से कंपेयर करेंगे, दूसरा पेबल एंड लायबिलिटी को सेल से कंपेयर करेंगे चेंज इन सेल्स, और तीसरा हम देख लेंगे भाई नया आरई हमारा क्या है, यानी कि मार्जिन और नई सेल्स यानी कि न्यू प्रॉफिट। ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट। अच्छा S1 मतलब रिवाइज्ड सेल, न्यू प्रॉफिट, इसमें से डिविडेंड माइनस कर दो, क्या बचा, रिटेन्ड अर्निंग बचा, न्यू रिटेन्ड अर्निंग, तो ये हमारी क्या बनी, न्यू रिटेन्ड अर्निंग अमाउंट। ओके समझ आया, हाँ ये हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने हटा दिया, याद हो गया जी हाँ। अब आ जाते हैं, इसके लिए एक छोटा सा इलस्ट्रेशन आपकी स्टडी मेट में दे रखा है, वो पढ़ लेते हैं जरा क्या है, फिर हम उसको सोल्व कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। मैंने सोल्व करा बहुत अच्छे से। इलस्ट्रेशन क्या है, आ जाते हैं, देखो द बैलेंस शीट ऑफ मेसर सनराइज लिमिटेड एज ऑन 31/3/2023 इज एज फॉलोज। क्या बैलेंस शीट दे रखी है, एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी में हम दे रखा है शेयर कैपिटल 3000, रिजर्व्स 2000, लॉन्ग टर्म 4000, शॉर्ट टर्म लोन 3000, पेबल एंड प्रोविजन 2000, लैक्स में अमाउंट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट 3000 6000 लाख, इन्वेंटरी 5000 लाख, रिसीवेबल्स 2400 और कैश 600, टोटल 14000 का हमें अमाउंट दे रखी है। अच्छा जी हाँ ठीक है। अब दे रखा है इन्होंने सेल्स फॉर द ईयर वाज 6000 लेस, सेल्स हमें दे रखी है, द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20% ड्यूरिंग द ईयर। ओके ठीक है, सेल्स आर एक्सपेक्ट 20% ग्रो करेगी। द प्रॉफिट मार्जिन एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन 4% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। ओके ये गिवन है। द कंपनी फर्दर डिजायर दैट ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन, देखो ये रेशियो दे दिया, एंड पेबल एंड प्रोविजन शुड बी 4:3। उसके बाद फिक्स्ड एसेट टू लॉन्ग टर्म लोन शुड बी 1.5, डेट इक्विटी रेशियो शुड बी 1.5 एंड बिलो। वो कह रहा है डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 1.5, तो ये मैं चीजें दे दी बिल्कुल। अब क्या करना है, देखो अब इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ ना आगे। अब इसने हमसे पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है हमें, द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, ईएफआर बता दो, और दूसरा अमाउंट बता दो कि हमें शॉर्ट टर्म से कितना लेना है, लॉन्ग टर्म से कितना लेना है और इक्विटी से कितना लेना है। शॉर्ट टर्म से कितना अमाउंट लेना है बाहर से, लॉन्ग टर्म से कितना अमाउंट लेना है बाहर से, और न्यू इक्विटी से कितना अमाउंट लेना है बाहर से।
ओके, तो हम देखो दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको बताया एनालाइजिंग और दूसरा क्या फॉर्मूला बेस्ड। पहले फॉर्मूला बेस्ड कर लेते हैं, फिर हम क्या कर ले एनालाइजिंग चले जाएंगे। फॉर्मूला बेस्ड हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है, अल्टरनेटिव 2 पे हम आ जाते हैं, सीधा कहाँ गया, ये रहा। एज पर फॉर्मूला अप्रोच, क्या है फॉर्मूला अप्रोच भैया? ईएफआर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ए माइनस बी माइनस सी। जी सर, ए मतलब टोटल एसेट्स अपॉन सेल इनटू चेंज इन सेल्स। टोटल एसेट हमारी कितनी थी, 14,000 थी, हमने ऊपर देखा। ये आ जाते हैं वापस, एक सेकंड में यहीं पे खोल लेता हूँ ना, ठीक है, ये वाला खोल लेता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये रहा, ठीक, तो आ जाओ, ये टोटल एसेट हमारी 14,000 है, ये देखो 14,000 टोटल एसेट है। जी हाँ, तो टीए अपॉन सेल्स हमारी कितनी है, 6,000 है, जो इसने दे रखी है ये 6,000, ठीक है, 6,000 सेल्स है, तो 14,000 अपॉन 6,000 इंटू 1200। चेंज इन सेल्स मतलब ये 1200 कैसे आया, ये 1200 आया भैया 6,000 इंटू 20%। अभी बढ़ेगा ना, उसने क्या रखा है, उसने बोल रखा है ग्रो बाई 20%, तो सेल्स ग्रो करिए 20% से, तो हमने ग्रो करा दी। वैल्यू निकल गई 2,800 रुपए, वैल्यू निकल गई कितनी हमारी, 2,800, 2,800 लाख, ठीक है, 2,800 लाख। जी हाँ, दूसरा हमने बी, बी हमने क्या करा था, प्रोविजन और लायबिलिटी को सेल्स से और चेंज इन सेल्स से हमने कंपेयर करा था। जी, प्रोविजन कितने हमारे, 2,000, बिल्कुल, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2,000 अपॉन सेल्स 6,000 इंटू 1200 चेंज इन सेल्स, तो ये 400 लाख, 400 लाख। बी आ गया। अब सी, सी में हमने निकाला नया वाला रिटेन अर्निंग कितना है, तो हमने कैसे निकाला, नया प्रॉफिट निकाला पहले तो भैया नया प्रॉफिट कैसे निकाला, ये देखो, ये हमारी नई सेल है 7,200। जी, इस पे हमारा मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन है 4%, ये रहा प्रॉफिट मार्जिन 4%। ओके, तो नया प्रॉफिट आ रहा है हमारा, ये कितने आया नया प्रॉफिट हमारा, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 280। ओके, इसमें से 50% हमने डिविडेंड दे दिया, 50% अपने पास रख लिया, तो कितना बचा हमारे पास रिटेन अर्निंग, 144। ओके, तो सिंपल सी बात है ना, सी का मतलब क्या, रिटेन अर्निंग। अब हमने क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी माइनस सी, ए मतलब 2,800, 2,800 मतलब ए का मतलब क्या है भैया, हमें टोटल फंड कितना चाहिए, टोटल फंड कितना चाहिए एडिशनल, एडिशनल, क्योंकि देखो सेल्स के प्रोपोर्शन में हम देख रहे हैं एडिशनल, तो एडिशनल टोटल फंड हमें कितना चाहिए भाई साहब, 2,800, जिसमें से 400 क्या है, मतलब टोटल एसेट हमें एडिशनल कितने चाहिए, 2,800, टोटल लायबिलिटी एडिशनल कितनी है, 400, तो नेट हमें फंड कितना चाहिए, एडिशनल एसेट कितनी चाहिए, 2,400। 2,400 में से 144 तो हमारी इंटरनल पूरी हो जाएंगी, बिल्कुल इंटरनल पूरी हो गई। बची कितनी जो बाहर से हमें लेनी है, वो 2,256 लेनी है। अच्छा, ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। अब 2,256 को हम कैसे पूरा करेंगे, देखो जब मैं अल्टरनेटिव 1 समझाऊंगा और ज्यादा समझ में आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। बाहर से कैसे मिलेगी हमें, अब हमें रेशो दे रखा है शॉर्ट टर्म फंड्स, रेशो क्या है, 4:3 मेंटेन रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। 6,000 हमारी क्या हुई, सेल्स हुई, शॉर्ट टर्म फंड्स का रेशो सेल्स के साथ दे रखा है, आप ये देखोगे तो ये देखो 4:3 क्या दे रखा है, शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स एंड प्रोविजंस, इसके साथ सेल्स के साथ, ठीक है, सेल्स के साथ, तो सेल्स हमारी 6,000 थी। जी, नई सेल कितनी बढ़ गई, 20%, तो नई सेल कितनी हो गई, 6,000 इंटू 1.20 यानी कि 7,200। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम, पुराना वाला प्रोविजन कितना था, 2,000, प्रोविजन ये 2,000 था, ठीक है, शॉर्ट टर्म, प्रोविजन वाला शॉर्ट टर्म कितना, 3,000। इसने कहा ना शॉर्ट टर्म फंड्स में हमने क्या ले रखा है भैया, शॉर्ट टर्म लोन, पेबल एंड प्रोविजन, तो शॉर्ट टर्म लोन क्या है, ये शॉर्ट टर्म लोन क्या है हमारा, ये रहा 3,000, 3,000 है, और पेबल एंड प्रोविजन कितना है पुराना, 2,000 है। अब चूंकि ये 2,000 है, ठीक है, चूंकि हमारी एसेट, ये हमने देखा ना हमारी एसेट, ये लायबिलिटी हमारी बढ़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी 400 से, 400 से लायबिलिटी बढ़ गई, हाँ, तो नई लायबिलिटी कितनी होगी हमारी, 2,000 प्लस 1.2, बिल्कुल 2,400। और शॉर्ट टर्म में कितना इंक्रीज करना है ये हमें नहीं पता भाई साहब, लायबिलिटी में इंक्रीज कितना है ये तो हमें पता है 400 का, लेकिन शॉर्ट टर्म लोन में कितना इंक्रीज करना है ये हमें नहीं पता, ये तो निकालना है ना, तो हमने मान लिया एक्स। अच्छा, ये बात है, जी हाँ, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 0, शॉर्ट टर्म से हमें कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल।
यहाँ तक समझ आ गया जी हाँ। अब ऐसे हम लॉन्ग टर्म निकालेंगे, लेकिन इससे पहले हम अल्टरनेटिव वन पे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगा अल्टरनेटिव वन पे अगर हम चलेंगे वहां से। चलो अल्टरनेटिव वन पे आते हैं, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ वरना आप खेल जाओगे। ये आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिव वन ईएफआर हम कैसे निकालते हैं, देखो ईएफआर का मतलब क्या है, टोटल रिक्वायर्ड फंड हमें कितना है, उसमें से इंटरनली हमने कितना जनरेट करा, बाहर से तो वही होगा ना, टोटल हमें कितना चाहिए, उसमें से इंटरनल कितना जनरेट करा उसे माइनस कर दो। इंटरनल जनरेट करने का मतलब क्या, रिटेन अर्निंग वाला फंड हमारा, ये हमने जो प्रॉफिट कमाया वो इंटरनल जनरेट हो रहा है, बाकी सब बाहर का है। अब ईएफआर ओल्ड हमारा कितना आया, 14,000 था भाई साहब, जिसमें से 2,000 हमने आ रही है हमारे पास। अब ये देखो, अगर मैं इसका ईएफआर निकालूं इसका, तो 14,000 टोटल एसेट है, जिसमें से आ रही है हमारे पास 2,000 है, तो बाकी जो 12,000 आया वो पूरा का पूरा ईएफआर आ गया, एक्ट रिलेटेड फंड, हाँ 12,000। ऐसे हम न्यू बात निकालें तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी एसेट है वो इंक्रीज करेंगे इन द रेशो ऑफ सेल्स, क्योंकि एसेट किस रेशो में इंक्रीज करेंगे ये गिवन नहीं है, नहीं गिवन तो सेल्स के रेशो में इंक्रीज करेंगे जी। स्टेप वन क्या है हमारा, कैलकुलेट कर लो एडिशनल एसेट रिक्वायरमेंट, एडिशनल एसेट कितनी चाहिए, एडिशनल एसेट, तो भाई साहब टोटल एसेट हमारी 14,000 थी, 20% वो बढ़ जाएंगे सेल्स के रेशो में, जैसे सेल्स बढ़ी है, सेल्स बढ़ी है 20%, उसी रेशो में क्या बढ़ जाएंगे एसेट, तो हमारी 2800 तो एसेट बढ़ जाएगी जी। कैलकुलेट कर लो एडिशनल करंट लायबिलिटी कितनी बढ़ेंगी, करंट लायबिलिटी 2,000 की करंट लायबिलिटी थी हमारी, ये वाली, यही तो करंट लायबिलिटी है जी हाँ, 20% ये बढ़ जाएंगी, तो कितनी बढ़ जाएंगी 400, बिल्कुल। तो एडिशनल फंड हमें कितना चाहिए, जो हमारी एसेट बढ़ेंगे 2800, लायबिलिटी बढ़ेंगे 400, तो नेट नेट कितना बचा, 2400 रुपए हमें चाहिए, 2400 लाख, ये सब किस में है, लाख में है, ठीक है, ये सब है लाख में, ये है लाख में, कितने लाख हमें रुपीज चाहिए, ओके 2400 लाख। अब ये 2400 लाख तो हमें चाहिए टोटल, जिसमें से इंटरनल हम कितना पूरा कर सकते हैं, ये देखो एडिशनली, तो इंटरनल एडिशनल हमारे पास कितना प्रॉफिट है भैया, एक्सपेक्टेड सेल हमारी कितनी है 7200। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट इंटरनल फंडिंग अवेलेबल, कितनी अवेलेबल है, एक्सपेक्टेड सेल कितनी है 7200, जिसमें से प्रॉफिट मार्जिन कितना है 4% का 288 आने वाले टाइम में। डिविडेंड हम कितना दे देंगे 144, पैसा कितना बच जाएगा हमारे पास रिटेन्ड वाला 144 बचा हुआ, ये इंटरनली अवेलेबल है हाँ। तो अब हमें बाहर से ईएफआर कितना चाहिए, ईएफआर भैया 2400 में टोटल चाहिए था, 144 हम इंटरनली पूरा कर लेंगे बिल्कुल, तो कितना बाहर से चाहिए 2256, ओके। एडिशनल फंड रिक्वायर्ड इंटरनली जनरेटेड फंड माइनस कर दिया, 2256 चाहिए। अब इस 2256 के रिसोर्स क्या है, शॉर्ट टर्म से कितना लेना है, लॉन्ग टर्म से कितना लेना है और इक्विटी से कितना लेना है, ये तीनों हमें निकालना है। शॉर्ट टर्म से निकाल लेते हैं पहले, गिवन हमारे पास क्या है ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इक्विटी। हमें गिवन क्या है, उसने दे रखा है सेल्स टू शॉर्ट टर्म लोन रेशो दे रखा है, एंड पेबल एंड प्रोविजन रेशो 4:3। दूसरा रेशो इसने हमें पता है इतना रहना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन 1.5 रहना चाहिए, और थर्ड डेट इक्विटी रेशो कितना रहना चाहिए 1.5 से बिलो, इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए बिल। तीन हो गए, पहला पॉइंट हम निकाल लेते हैं, अमाउंट टू बी रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड्स, कैसे निकालेंगे भाई साहब, नई सेल हमारी कितनी आई 7200, बिल्कुल आ गई। न्यू अमाउंट हम शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल प्रोविजन कितना चाहिए, रेशो मेंटेन करना पड़ेगा 7200 का 3/4, यही तो रेशो दे रखा है हाँ भाई, ये हमारी सेल है, इसका ये रेशो दे रखा है हमें, तो कितना आ गया 5400, अच्छा ये वाली बात है जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, कितना आ गया 54, सर यहाँ तो 3/4 है, यहाँ तो 4/3 है, ऐसा क्यों कर दिया भाई, ये सेल है, ठीक है, तो सेल यहाँ यहाँ सेल ऊपर दे रखी है, यहाँ हमने सेल नीचे कर दी, क्योंकि ये भी तो सेल है, तो सेल और ये भी सेल है, उस हिसाब से इसको 7200 यहाँ रख लो, ये 4/3 कर लो, तब मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही निकल के आएगा, समझ आ गया हाँ। 5400 हमें चाहिए बिल्कुल, पर है कितना हमारे पास, ये देखो देखो 3,000 तो हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है पुराना वाला, सही बात है। अब नया वाला कितना चाहिए देख लेते हैं ना पहले हम, पेबल एंड प्रोविजन कितना है, ये देखो भैया 2,000 तो हमारे पास पुराना था बिल्कुल, 20% हमारा बढ़ गया, कैसे बढ़ा, ये देखो ना 14,000, ये यहाँ हम आ गए ना, ये जो हमारा बढ़ा है 4,000, ये क्या बढ़ा, ये 20% बढ़ गया ना हाँ, तो ये 20% हमारा बढ़ गया, तो अब ये हमारे पास कितना बचा, पेबल एंड प्रोविजन 2400, टोटल कितना हो गया 5400, 5400 ही करना है, 5400 ही है हमारे पास बिल्कुल, तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें बाहर से, जीरो,
शॉर्ट टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। भैया लॉन्ग टर्म का रेशो क्या दे रखा हमने, फिक्स्ड एसेट्स का रेशो दे रखा 1.5। तो नई वाली फिक्स्ड एसेट है कितनी, 7200। कैसे निकल के आई, ये 6000 है फिक्स्ड एसेट्स, जी हाँ। चूंकि ये सेल्स के रेशो में बढ़ेंगी, चूंकि ये सेल्स के रेशो में बढ़ेंगी तो 1200 बढ़ जाएंगी, ठीक है। 1.2 अगर मैं इसको कर लूं तो सेल्स के रेशो में बढ़ जाएंगी, तो कितनी हो जाएंगी ये, 7200 हो जाएंगी नई वाली फिक्स्ड एसेट्स। 7200 होगी, बिल्कुल सही बात है सर। न्यू लॉन्ग टर्म लोन कितना हो जाएगा, 7200 बटे 1.5, यही रेशो रहना चाहिए उसका, बिल्कुल रेशो से निकाला हमने तो 4800 आ गया। अच्छा, है कितना अवेलेबल, पुराना, पुराना अवेलेबल है 4000, 4000, 4000 पुराना है अपने, तो 800 और लेना पड़ेगा, 800 ले लो बाहर से, ठीक है। 4800 चाहिए, 4000 अवेलेबल है, तो 800 हम कहाँ से ले लेंगे, एडिशनल ले लेंगे। ये लॉन्ग टर्म फंड 800। अब इक्विटी कितना आ जाएगा भाई साहब, टोटल हमें कितना चाहिए, ये देख लो 2256, उसमें से शॉर्ट टर्म में कितना चाहिए, अब ये देखो हम दिखा देते हैं। इक्विटी टोटल कितना चाहिए 2256, शॉर्ट टर्म से कितना ले रहे हैं 0, लॉन्ग टर्म से कितना ले रहे हैं 800, तो बाकी कहाँ से लेंगे, सब इक्विटी से 1456। ये प्रोसेस समझ में आ गया। हाँ, अब आ जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड वाले पे। स्टेप 1 हमने समझ लिया था, ये हमने स्टेप 1, ये देखो ईएफआर हमने देखा था A माइनस बी माइनस सी, वही सेम चीज फॉर्मूले से हमने निकाली। तो हमारा ए निकल के आया 2800 यानी कि एसेट वाला पोर्शन, बी निकल के आया 400 यानी कि लायबिलिटी वाला पोर्शन, और सी निकल के आया 144 यानी कि हमारा थर्ड वाला पोर्शन जो रिटेन अर्निंग थी। 2800, 400 और 144, यही हमने ऊपर निकाला था यहाँ पे, ये जो हमने निकाला था ये वाला, ये देखो 2800 बिना फॉर्मूले के, 400 बिल्कुल, और 144 यही निकाला था, यही चीज हमने फॉर्मूले से निकाली, ठीक है। कितना चाहिए हमें, 2256, 2800 माइनस 400 माइनस 144, 2256 हमें चाहिए। अच्छा, तो ये क्या है, ये इंटरनल अवेलेबल फंड है, इंटरनल जनरेटेड फंड है। वेरियस सोर्स है, क्या शॉर्ट टर्म से हमें कितना चाहिए भाई, 4/3 का रेशो हमें मेंटेन करना है, जी हाँ। तो ये ऊपर आ गई सेल्स, नीचे आ गया शॉर्ट टर्म फंड्स और प्रोविजन, दोनों मिला दिया। तो ये सेल्स कितनी आई, 6000 इंटू 120, 1.20, ठीक है। और नीचे ये आ गया प्रोविजन वाली अमाउंट, और ये हमारी क्या आ गई शॉर्ट टर्म, कितना चाहिए एक्स मान लिया, निकल के आया 0। लॉन्ग टर्म में कितना चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स के साथ रेशो दे रखा है, तो फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स्ड एसेट कितनी है हमारी, 6000 थी, 1.2 बन गई बाद में, 7200 हो गई, नीचे 4000 तो पुराना है, एक्स हमें नया चाहिए। ये नया वाला पोर्शन आ गया रेशो, और ये नया वाला रेशो गिवन है। नया वाला रेशो ये है, नया वाला रेशो भी गिवन है, दोनों चीजें, नया वाला रेशो ये है, नया वाला रेशो भी गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 800, यही तो चाहिए 800, 800 यही निकल के आया था ऊपर भी, दूसरे फॉर्मूले से भी यही निकल के आया है 800। थर्ड वाला इक्विटी कितनी रेस करेंगे, सिंपल सी बात है, 2256 हमें चाहिए, शॉर्ट टर्म से 0, लॉन्ग टर्म से 800, इक्विटी से कितना 1456। अब नया डेट इक्विटी रेशो निकाल लेते हैं। भैया नया डेट इक्विटी रेशो क्या है, डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, डेट कितना है 4800, 4000 प्लस 800 नया ले लिया, 4800 हो गया, जी सर। उसके बाद शेयर होल्डर फंड 3000 तो इक्विटी है, ये दे रखी है, बिल्कुल। 1456 हमने अभी रेज करा, ये वाला नया वाला, बिल्कुल। 2000 रुपए पुराना वाला आ रही है, ये 2000 लाख पुराना आ रही है, जी हाँ। और 144 नया वाला प्रॉफिट है, न्यू प्रॉफिट जो हमने अभी अर्न करा ऊपर, 144 अभी हमने कैलकुलेट करा था, ये वाला, दिस वन, हाँ। तो ये सब तो शेयर होल्डर का ही है ना, जी हाँ। तो आप कैसे रेशो निकालोगे, रेशो आ गया 0.727। क्या ये 1.5 से कम है, हाँ सर। क्या ये 1.5 से कम है, हाँ सर। समझ आया, कंडीशन पूरी हो गई, जी हाँ। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। अब ये मुझे बताओ, इस चैप्टर में मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आएगा। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, पर प्लीज जेन्युइन रिव्यू दे दो भाई। एक तो आप वीडियो कम देख रहे हो, पूरी नहीं देख रहे, स्किप मत करा करो, और जेन्युइन रिव्यू दे दो। अगर पसंद नहीं आ रहा तो बता दो क्या कमी है, मैं सुधार लूंगा, मैं सुधार लूंगा मेरे भाई, मैं सुधार लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सुधारने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, प्लीज भाई लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एसी और सीए, एसी और सीए, ठीक है। और अगर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करना है तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, क्या 9311159799, इस पे आप व्हाट्सएप कर दो अपनी क्वेरी प्लीज, ठीक है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में बना रहा हूँ, हो सकता है आज ही डाल दूं, या हो सकता है कल डाल दूं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।